नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। बढ़ती साइबर ठगी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस कर्मियों की हुई ट्रेनिंग, साइबर कर्मी भी रहे मौजूद। उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी रियाज की बिगड़ी तबीयत, कड़ी सुरक्षा के बीच जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में कराया गया भर्ती। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अजमेर का पीजी छात्रावास जर्जर अवस्था में, किसी भी समय हो सकता है कोई हादसा। पति ने पत्नी से नाराज होकर चाकू से किया हमला, पत्नी की हालत गंभीर। अलवरगेट थाने में तैनात पुलिसकर्मी को रिश्वत के मामले में 14 दिन के लिए भेजा गया जेल। 50,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया था कल। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। बीते दिनों आमजन के साथ बढ़ती जा रही साइबर ठगी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए आज पुलिस लाइन मीटिंग हॉल में ट्रेनिंग दी गई, जहां सभी साइबर में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। साइबर सेल अजमेर के दुर्गेश सिंह ने जानकारी देकर बताया कि बीते दिनों लगातार बढ़ती जा रही ऑनलाइन ठगी पर अंकुश लगाने के लिए इस ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है, जिसके तहत सभी साइबर ठग के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए नीतियां बनाई गई। साथ ही साइबर ठगी से बचने के लिए आमजन को जागरूक रहने का संदेश दिया गया, वे लालच न करने की अपील की गई। जी सर, किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है? आज जो रेंज स्तर की सभी जिलों के आए हुए ऑपरेटर और साइबर सेल इंचार्जों की ट्रेनिंग है, जिसके अंदर साइबर अवेयरनेस के बारे में बताया जा रहा है। देखिए, विशेष रूप से जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उनको रोकने के लिए
किस प्रकार से कार्रवाई करनी है, उन साइबर अपराधियों को कैसे पकड़ना है और क्या क्या तकनीक को काम में लिया जाना है। विशेष रूप से तो हमारा मोटिव ये है कि उन साइबर फ्रॉडस्टर्स को जल्दी से जल्दी पकड़ने के लिए हम नई तकनीकों का उपयोग करके उनको पकड़े। मान लीजिए किसी के साथ साइबर फ्रॉड हुआ और साइबर फ्रॉड होने के बाद जब उसका पैसा चला जाता है, तो हमारे पास जब कोई भी जानकारी आती है, कोई कंप्लेनेंट आता है, तो हम उसको कैसे ट्रेस करेंगे और उसमें हमें किस किस तकनीक का उपयोग लेना है उसके संबंध में बताया जा रहा है आम जनता को। इसके अलावा इस ट्रेनिंग में हमने एक मॉड्यूल और सम्मिलित किया है, वो है CIR, जिसके अंदर जो भी मोबाइल खोते हैं उनको ट्रेस करने की टेक्निक का समावेश किया गया है। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का मोबाइल खो जाता है, तो उसको ढूंढने के लिए वो अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद CIR पोर्टल पर जरूर रजिस्टर कराए। इससे क्या होगा, उसका मोबाइल जब भी खोया है और उसमें किसी भी व्यक्ति ने सिम डाली है, तो उस व्यक्ति के पास तुरंत ही एक संदेश आएगा कि आपका मोबाइल इस नंबर पर चल रहा है और आप संबंधित थाने पर जाकर संपर्क करें। इससे ये होगा कि वो मोबाइल हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा और जिस व्यक्ति को मिला है उसके लिए वो किसी काम का नहीं रहेगा और पुलिस भी उसको बहुत जल्दी से ट्रैक कर पाएगी। 28 जून 2022 को उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद रियाज अटारी की अजमेर के सेंट्रल जेल में तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसको उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय पहुंचाया गया। आपको बता दें कि 2 वर्ष पूर्व हुए इस हत्याकांड में 2 आरोपी मोहम्मद रियाज अटारी व मोहम्मद गौस द्वारा कन्हैयालाल नामक व्यक्ति का उसी की दुकान में घुसकर उसकी गला काटकर हत्या कर दी गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के पास PG बॉयज हॉस्टल पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है और बारिश का दौर भी जारी है। पूरे हॉस्टल का प्लास्टर उतर रहा है। बॉयज हॉस्टल के हालात तो किसी खंडर जैसे प्रतीत हो रहे हैं, परंतु प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपको बता दें, इस बॉयज हॉस्टल में तकरीबन 100 से 150 रेजिडेंट डॉक्टर्स रहते हैं, परंतु इस हॉस्टल की हालत देखकर बताना मुश्किल है कि क्या सच में यहाँ कोई रहता भी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से दीवारें बुरी हालत में है, प्लास्टर उतर रहा है, सीलिंग टूटी हुई है। बारिश के मौसम में किसी भी बड़ी दुर्घटना का इंतजार यहाँ किया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान है ही नहीं। प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, वाटर कूलर बंद पड़े हैं। हालात इतने खराब है कि बैठकर 2 वक्त का खाना खाना भी दुश्वार हो चुका है। हॉस्टल में रहने वाले सभी डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, परंतु कहीं ऐसा न हो कि डॉक्टर खुद ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं। हॉस्टल में बनी कैंटीन में भी घरेलू सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है। अब प्रशासन को इस ओर ध्यान देकर उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। आज मैं यहाँ जलन हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी के पास में जो PG हॉस्टल है, यहाँ कोई मेरे मिलने वाले डॉक्टर हैं, उनसे मिलने आया था। तो यहाँ पे मीडिया बंधु दिखे जो ये चीज़ की चर्चा कर रहे थे कि बिल्डिंग की कितनी बुरी हालत है और दुर्घटना कभी भी हो सकती है, ऊपर से प्लास्टर कभी भी गिर सकता है किसी भी व्यक्ति की। और संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और बड़ा PG हॉस्टल है। ऐसी व्यवस्थाएँ स्मार्ट सिटी के अंदर देखने को मिल रही है, ये तो शर्मसार करने वाली बात है। प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ के जो भी मेंटेनेंस करने वाले डिपार्टमेंट है, चाहे PWD हो, निगम हो, ADA हो या जो भी डिपार्टमेंट हो, इसी ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है। और ये बात और विचार करनी है कि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी महीने में 15 दिन में यहाँ पे टूर करने आते हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं देखने आते हैं, तो क्या उन्हें यह नज़र नहीं आ रहा है कि बिल्डिंगों की पूरी जर्जर हालत हो रही है। कभी भी बारिश का मौसम है, अभी गिर सकती है, कोई भी हादसा हो सकता है किसी भी डॉक्टर भाई के साथ में। तो इस ओर प्रशासन ध्यान दे। वास्तव में ही चिंता का विषय है कि स्मार्ट सिटी के अंदर इस प्रकार की कोताही बरती जा रही है। और क्या मेरे देश में घटना घटने के बाद में हम सचेत होंगे? घटना से पहले सचेत हों, ये प्रशासन को देखना चाहिए और गंभीर रूप से देखना चाहिए। हॉस्पिटल प्रशासन के लोग यहाँ आते हैं देखने, विजिट करने आते हैं, तो वो क्या देख के जाते हैं यहाँ पे? सभी रूम भरे हुए रहते हैं, 100-150 विद्यार्थी यहाँ रहते हैं, उनका आना जाना लगातार रात भर में लगा रहता है। और हॉस्पिटल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कभी भी बुलाते हैं, वो आते जाते हैं। और बारिश का मौसम है तो आप देखिए, प्लास्टर देखिए, आप यहाँ पे आके देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। और आज शायद प्रशासनिक अधिकारी आते भी हॉस्पिटल के, पर वो इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, इस ओर ध्यान देना चाहिए। इसका निर्माण, इस परेशानी को शीघ्र दूर करना चाहिए। मनोहर सिंह राजावत। अजमेर की ईदगाह क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी को चाकू से मारकर उसे लहूलुहान कर दिया। पीड़िता की मां ने जानकारी देकर बताया कि आरोपी शकील पहले से ही शादीशुदा है और उसकी पुत्री सबीना को भगाकर सूरत ले गया था। आज किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और शकील ने सबीना की जांघों पर चाकू घोंप दिए और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। सूचना मिलते ही 108 मौके पर पहुंचे और पीड़िता को जेलन अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ उसका उपचार जारी है। क्या सूचना मिली? हमारे पास में अभी कॉल आया था 108 पे कि किसी ने चाकू मार दिया एक लेडीज को। तो फिर हम 2-3 मिनट में पहुंच गए थे, पास में ही था, 1-2 किलोमीटर के दायरे में।
तो लेके आए थे। ये ईदगाह रोड पे लेके आए थे, ईदगाह रोड पे जी। महिला के ये जांघों के ऊपर चाकू लगे हुए हैं और अभी एडमिट करवा दिया है, इलाज चल रहा है। क्या नाम इसका? सबीना नाम बताया। मारने वाला इसका हस्बैंड ही बता रहे हैं, शकील नाम बता रहे हैं उसका। ये 2-3 जगह लगे हुए हैं चाकू। रिपोर्ट थाने पे इतना कर दी क्या? हाँ, थाने पे इतना कर दी, किशनगंज थाने पे। ये पुराने बाद में ना, ये हमारी लड़की में अजमेर में रहते रहे, आए यहाँ पे अरे वहाँ रहते रहे। नहीं, मैं पुष्कर में रहती हूँ। अजमेर से मेरी लड़की को लेके भाग गया। कौन? ये शकील ने लेके भाग गया। 1.5 दिन पे पता लगा। फिर ओकरे बाद जब हम कहा, मेरी लड़की कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं अजमेर में रहूंगा, मैं नहीं करूंगा। इसकी बीवी मौजूद है, इसकी लड़की जवान है, क्या लड़का सब जवान है, इलाहाबाद में है। आई सब माँ बाप इसने करा रहा मेरे बेटे के साथ। क्या हुआ था? कोने वाले ये बच्चे को देखने के लिए आए, कहा मेरे बच्चे को ले गया शकील, अम्मी चल रही थी। तो हमें कहा मैं नहीं जाऊँ बेटा, वो बदमाश है, उजन मरुआ, मैं नहीं जाऊंगी। तो ये जबरदस्ती आगे आगे भागे, यार पीछे लग में भी आए तो फिर चक्कू भोग दिया मेरी लड़की को। क्या नाम का? सबीना नाम है। कितने को इसके पति ने? हाँ, पति या पति कहो, अब क्या करेगा, लेके भागे पति ही। पति ने चाकू को मारा? हाँ, कहाँ पर मारा चाकू? जांग में मारा। कहाँ पर? इसका पति पहला वाला मर गया, ये पति नहीं है। जबरदस्ती मेरी लड़की को लेके भाग गया था सूरत। अच्छा। बहुत दिन पे मैं अपनी लड़की को पाया। अच्छा, आपकी लड़की रहती कहाँ है? मेरी लड़की मेरे पास रह रही है। कहाँ पर? पुष्कर में रह रही है। ये घटना कहाँ हुई? घटना यहाँ पे करिए। कहाँ पर? वैशाली नगर में। हाँ। क्या बुलाया गया उसने आदमी? नहीं, ये बच्चे कुमारी भाग के आए, मैं डॉक्टरी में आए, देखो बंदर काट लिया तो पट्टी बनाने के लिए। अच्छा। तो मैं आ रहे थे तो ये कहा कि अम्मी बाबू 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 भागत चली आए। कोई अपने बच्चे को ले बर्दाश्त नहीं सके माँ। ये बात क्या हुआ था? जो कोनो बात नहीं भाई, बस ये आए पहले वाली दुश्मन है ये इतना जन मरुआ हो गया कि हद से ज्यादा। मैं क्या कह सकते, मेरे पति मर गया, अब हम क्या कर सकते। इसका आदमी गुजर गया, ये बड़ोखर में करे थे इसका आदमी। अच्छा, इससे संपर्क हुआ? इससे संपर्क नहीं हुआ। इसके संपर्क तुम लड़की मेरे पास रही अजमेर में, ये सूरत में रहा, सूरत से आया ये सूरत से आया। तब मैंने कहा कि इसको क्यों बैठाई? भाई बड़का पक लड़का आया घूमने के लिए घुमाने के बहाना लेके सूरत लेके भाग गए। हाँ, घुमाने के बहाना के पिक्चर उच्चर देखा है कहाँ। अब इनके सीन अनारी बोल नहीं सका कि मैं नहीं जाऊंगा कहूँ। अच्छा, आज क्या हुआ था? आज भी कुछ भी नहीं हुआ। ये बच्चे कितनी बार मारा चाकू? अभी है भका से भोंक रहा है, मैं चिल्ला रहा हूँ, मेरे को खदेरे आगे में भाग गए। आपका नाम? मेरा नाम शहजादी। कल अजमेर एसीबी ने बड़ी कार्यवाही करते हुए अलुरागेट थाना एसआई नंद भंवर को जयपुर एसीबी टीम ने नाका मदार चौकी में 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और आज न्यायालय के समक्ष उन्हें पेश किया गया है, जिसके बाद न्यायालय ने उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेजा है। आपको बता दें, एएसआई नंद भंवर एक मुकदमे में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, जिसमें उन्होंने परिवादी से और धाराएं जुड़वाने हेतु 50,000 रुपए की रिश्वत ली थी। इसके बाद नंद भंवर ने परिवादी से 50,000 रुपए और मांगे। जब परिवादी उसे रुपए देने आया तो जयपुर एसीबी टीम द्वारा नाका मदार चौकी में उसे रंगे हाथों पकड़ा गया है। इसी कड़ी में जब एएसआई नंद भंवर को न्यायालय में पेश किया गया तो उन्हें 14 दिन के लिए न्यायालय द्वारा जेल भेजा गया है। बातों को दे देंगे छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। हाल ही में अजमेर से एक 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ उसके ही चाचा व उसके साथियों द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था, जिसमें आज पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम भागचंद्र उम्र 22 वर्ष व राकेश जाट उम्र 24 वर्ष बताई जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए आपको बता दें कि एक नाबालिग बच्चे के साथ उसी के चाचा द्वारा कई महीनों से लगातार दुष्कर्म किया जा रहा था। बच्ची के पिछले कुछ दिनों से पेट में लगातार दर्द हो रहा था। जब बच्ची को अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि बच्ची 21 सप्ताह की गर्भवती है। इसके बाद बच्ची ने अपने माता पिता को इसकी आपबीती बताई, जिसके बाद उन्होंने रूपनगढ़ थाने में 4 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। आज पुलिस ने इन आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। जहां हम आए दिन चोरी और ठगी की खबरें देखते हैं, वहीं आज सिविल लाइन थाने के होमगार्ड योगेश चौहान ने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया। मामला भगवंत यूनिवर्सिटी चौराहे का है, जहां पर पुष्कर से अपने गांव जाते वक्त सावर सिंह रावत का फोन सड़क पर गिर गया था, जिसके बाद होमगार्ड योगेश चौहान को उसका फोन मिला। जब सावर ने अपने नंबर पर फोन किया तो योगेश ने उसको सिविल लाइन थाने आकर अपना फोन ले जाने को कहा, जिसके बाद उसके थाने पर पहुंचकर अपना फोन उसी अवस्था में वापस ले लिया है। मैं पुष्कर से गोरियावास जा रहा था तो रास्ते के अंदर मोबाइल गिर गया था, तो फिर भाई साहब को मैंने मेरे फोन पे कॉल किया था, तो भाई साहब ने उठाया, बोला कि सिविल लाइन थाना आ जाना 12 बजे, फोन आपको मिल जाएगा। तो भाई साहब ने बहुत फोन दे दिया मेरे को 12 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद सिविल लाइन थाने पुलिस वालों। क्या करते हो आप? मैं कारीगरी करता। कौन गोरियावास। कौन सी कंपनी का था? क्या कीमत थी? ओप्पो का फोन था और 40,000 कीमत। आपको मोबाइल लौटा दिया उन्होंने? हाँ, लौटा दिया। आपका नाम? सावर सिंह रावत, गोरियावास। मेरे सिविल लाइन थाने में नाइट गश्त है 10 से 6 और मेरे MDS चौराहे में ड्यूटी थी। तो नाइट में मैं जैसे रवानगी का तौर था मेरा, करीबन 4:30-5 के लगभग में निकला था, तो मुझे ये फोन मिला और फिर मैंने सोचा चल के सिविल लाइन थाना भी फोन दे देते। तो फिर मैंने देखा कोई बात नहीं, जिसका भी फोन होगा पहले फोन कर देगा, उसके बाद फिर इन भाई का 6:30 बजे के लगभग फोन आया। तो फिर मैंने बोला सिविल लाइन थाना आप 11:30-12 बजे के लगभग आ जाना और मैं आपको फोन वहीं दूंगा। मैं तो मेरा नाम योगेश चौहान, 741 बेड नंबर। कौन सी कंपनी का है मोबाइल? क्या कीमत है? ये अप्पो है, अप्पो कंपनी है। इसकी कीमत है 40 से 45 के बीच। कौन है इसका खोया था? ये भाई है, इसका नाम तो पता नहीं है, गोडास गांव का है। ये सावर सिंह है रावत, सावर सिंह रावत है, गोडास का है। इसका फोन था, ये पुष्कर से गोडास गांव जा रहा था, तो MDS चौराहे के वहीं गिर गया था। हमने देखा जैसे मान लो अभी मैंने फोन दिया, क्या पता मेरे जो पीछे वाली पीढ़ी मेरे यार दोस्त है कोई, उन लोगों को भी सहानुभूति ये मिलेगी और वो भी है ना आगे से आगे कोई भी चीज घूमे कैसे कुछ भी हो तो वो भी देने की वो करेंगे। क्या संदेश देना चाहते हो ईमानदारी का? हम ईमानदारी यही संदेश देते हैं, जैसे हमारी होमगार्ड है, तो अगर मैं ये काम करूंगा मेरे साथ वाले भी करेंगे तो हमारे होमगार्ड का नाम आगे से आगे बढ़ेगा और आने वाले टाइम में क्या पता अच्छे से अच्छा हमारा भी वो मिले। तो आज उसको मोबाइल लौटा दिया आपने? हाँ, लौटा दिया। क्या पोस्टिंग है आपकी? मैं अभी सिविल लाइन थाने में हूँ, होमगार्ड से काउंटर हूँ और बेड नंबर 741 से योगेश है। आज जिला कलेक्ट्रेट पर ग्राम पंचायत देवपुरी के अंतर्गत भारला व इंदौली ग्रामवासियों ने एकत्रित होकर उनके गांव के चारागाह भूमि के अलॉटमेंट रुकवाने हेतु जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामवासियों के अनुसार उनके गांव में मवेशियों को चराने के लिए पहले ही पर्याप्त जमीन नहीं है और जो जमीन है उसका भी अलॉटमेंट किया जा रहा है, जिसके कारण उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज इसी को लेकर ग्रामवासियों में रोष देखा गया और आवंटन के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। समिति के ग्राम पंचायत देवपुरी में गांव बारला और इंदौली खसरा नंबर 119 इनमें और खनन विभाग ने नीलामी ऑक्शन प्रणाली से खनन के पट्टे जारी किए और वो है चरागाह, उसमें मवेशियों को चराने की हमारे को समस्या होगी। इस हिसाब से हम उसको रुकवाने के लिए कलेक्टर साहिबा को ज्ञापन देने आए। हमारा रही पंचायत समिति गांव ग्राम पंचायत देवपुरी में चरागा भूमि पे खनन अलॉटमेंट करने का मामला है सर। अब चरागे के अंदर सरकार ने अलॉटमेंट कर रहे हैं और मवेशी चराने के लिए जगह नहीं है, पूरी ज़मीन अलॉटमेंट खनन और ये थ्रेशरें लीज हो रही है और वो नीलामी काटने का आदेश कर दिया सर। खनन में आपको क्या दिक्कत आ रही, परेशानी क्या है? हमारे चरागे के अंदर जानवर चराने के लिए चरागा नहीं है और पूरी मवेशी लड़ी छाली बकरी गाय सब
छुड़ाने के लिए जो है जो चरागा खनन करा रहे। आज किससे मिलने आए, क्या है? कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं और उनको रुकवाने के लिए आए। क्या चाहते हो आप लोग? हम रुकवाना चाह रहे हैं सर। ग्राम पंचायत सरपंच देवपुरी हरिराम अब बातों को दे देंगे छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर निवासी प्रेमी युगल आपसी सहमति से शादी करने के बाद परिवार वालों की धमकी से परेशान होकर न्याय की गुहार लगाने एसपी कार्यालय पहुंचा। भवानी खेड़ा निवासी शंकर सिंह रावत व पालरा निवासी मंजू का कहना है कि पिछले 1 साल से वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जब युवती ने अपने माता पिता के सामने शंकर से विवाह करने की बात कही तो उनके माता पिता ने शादी से नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद उन दोनों ने आर्य समाज व कोर्ट में शादी कर ली। अब युवती के परिवार द्वारा जान से मारने की धमकी देकर उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। इससे परेशान होकर उन्होंने एसपी के समक्ष पेश होकर न्याय की गुहार लगाई है। ये लड़की है मंजू, मेरे उससे मुलाकात की शादी में और हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, पर घर वाले दोनों को राजी नहीं हो शादी करने में राजी नहीं हुए घर वाले, इसलिए हमें बाहर कर ये शादी की को। अब ये दिक्कत आ रही है जो उसके घर वाले जो हमको धमपटी दे रहे हैं, बोल रहे हैं काट देंगे, यूँ कर देंगे। घर वाले से बात की वो मान नहीं रहे। मेरे घर वाला तो राजी है। गाँव में हुई पाल रहा है हमारे सर 1 साल का रिलेशन आज अजमेर पुलिस थाने में। हम रावत समाज से 1 साल से एक दूसरे को जानते हैं, पंख सिंह रावत, और शादी में हमारी मुलाकात हुई। परिवार की बात की मना कर दिया घर वाले, बोला हमें पसंद नहीं है और अगर तुझे पसंद है तो तू उससे शादी कर सकती है, हम नहीं करवाएंगे वापस शादी। अब दिक्कत यह है कि घर वाले हमें धमपट्टी दे रहे हैं।
कि वापस आ जा वरना लड़के को जान से मारेंगे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य डॉक्टर निर्मल जैन ने अजमेर में सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग आयोजित की, जिसमें उन्होंने सभी अधिकारियों को सड़क सुरक्षा को और बेहतर करने के लिए चर्चा की गई। इसको लेकर आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि मीटिंग में सभी समस्याओं के समाधान हेतु बात की गई है। जब उनसे लोगों को टोल पर आ रही समस्या के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने टोल का निरीक्षण भी किया है और टोल कर्मचारियों से भी चर्चा की है। साथ ही उन्होंने जल्द ही अजमेर जयपुर हाईवे पर सभी टोल को सही करवाने की बात कही है और टोल पर हेल्पलाइन नंबर लगवाने के आश्वासन भी दिया है। अजमेर में सड़क सुरक्षा से संबंधित जो भी हमारे विभाग आते हैं उन सब अधिकारियों से मेरी बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई और उनके क्षेत्र में जो कार्य उनको करने चाहिए उनके भी हमने सुझाव लिए और उनको क्या करना है उनके लिए हमने भी उनको सुझाव दिया। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें भारत सरकार भी है पूरी तरह से जागरूक है कि लोगों की जान कैसे बचाई जाए। तो चूँकि जो भी डिपार्टमेंट वाले आए उन सबसे सड़क सुरक्षा जुड़ी हुई है, सबसे बहुत अच्छी हमारी मीटिंग रही और सब ने बड़ा अच्छा हमारा कोऑपरेट करके हमको पूरे क्षेत्र की जानकारी दी तो अपने अपने क्षेत्र में क्या करें। जो हमारे संज्ञान में लाया जाएगा, जैसे मैंने भी सेक्रेटरी साहब को कहा है कि जो हमारे संज्ञान में लाई जाएगी, क्योंकि अब इतना बड़ा भारत देश है, हम तो 10 मेंबर है पूरे देश में, हमारे संज्ञान में जो जो चीज़ लाई जाएगी उसके ऊपर हम काम करेंगे। आपस में डिपार्टमेंट का तालमेल कराने का भरपूर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा जो परिषद है वो भारतीय मतलब नेशनल लेवल पर है, तो हमारी बात को हर क्षेत्र में सुना जाता है, तो उसका पूरा प्रयास किया जाएगा। जो हमारे संज्ञान में लाया जाएगा उसका हम काम, वो हमारे संज्ञान में आ गया है। अभी हमने टोल कर्मचारियों से, टोल वालों से भी मीटिंग करी उस हेतु, उन्होंने भी हमें भरपूर आश्वासन दिया है कि वो जानवरों को हटाने का प्रयास करेंगे, उनके लिए कोई समुचित व्यवस्था की जाएगी। उसके लिए भी हमने आज जो हमारा निरीक्षण रखा है राजस्थान में, वो टोल का निरीक्षण रखा है। जहाँ जहाँ हमें परेशानी आ रही है, हमको ग्राउंड लेवल पे महसूस हो रही है, वो हम सारे टोल के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और आप लोगों को बहुत जल्दी ही सारी समस्याओं से निजात मिलेगी। नहीं, उसके लिए देखिए कुछ जागरूकता की आवश्यकता है। अगर आदमी आप लड़ाई लड़के टोल कर्मी से शिकायत पुस्तिका मांगेंगे, आपको अगर है तो आप शांति से उससे मांगिए, भाई मैं कंप्लेंट करना चाहता हूँ। आजकल सब चीज़ नहीं ऑनलाइन भी हो चुकी है। आप देखिए ना, ऑनलाइन तो आजकल हर चीज़ पोर्टल आ गया ऑनलाइन पे। आप उस क्षेत्र के अगर ऑनलाइन डालेंगे तो उसके आपकी टोल फ्री नंबर है सब जगह। जहाँ जहाँ टोल पे अंकित नहीं है, हम उस टोल को अंकित कराने का प्रयास रखेंगे। जैसे अभी आपने संज्ञान में लाया, किशनगढ़ से अभी हम आए, हमने देखा नहीं है कि वहाँ नहीं है कि जिस टोल पे शिकायत का या टोल फ्री नंबर नहीं होगा उसके ऊपर हम पूरा प्रयास करेंगे और हमारी पूरी टीम निकली हुई इस काम के लिए। अब देखिए, ये तो चूँकि भारतीय जो हमारा परिवहन मंत्रालय है उसकी कुछ गाइडलाइन होगी, उसी के तहत सारा काम हो रहा है। किशनगढ़ के एक निजी अस्पताल में कार्यरत युवती के साथ अस्पताल के असिस्टेंट एचआर द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी की हरकतों से परेशान होकर पीड़िता ने चिकित्सकों को अपनी आप बीती बताई, जिसके बाद आरोपी को युवती के साथ छेड़छाड़ करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और उसकी जमकर धुनाई की गई और पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने नई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।